हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-242 निंजा गांव की तलाश। शौर्य ने जंग के लिए लगने वाली सभी वस्तुओं को तैयार किया और अपने कमरे से बाहर निकल आया। बाहर हॉल के अंदर नाग शिखा कनक बैठी हुई थी और वहीं शिखा परिषद की सारी लड़कियां अपने काले कपड़ों में खड़ी थी। सभी 20 लड़कियों के आगे आद्या खड़ी थी। आद्या को शौर्य ने यहां अंदर आकर दानव आयाम पर नजर रखने के लिए कहा था। आद्या ने आते ही दानव आयाम की चारों ओर घेराबंदी कर ली थी और दानवों के हर चाल पर नजर रखी थी। शौर्य ने एक बार कली को किसी से बात करते हुए सुना था कि डाक ऑर्गेनाइजेशन के सभी सभासदों को सक्रिय होने के लिए कह दो। शौर्य के दिमाग में अब यही सवाल गूंज रहा था कि ये डाक ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज। शौर्य ने सिस्टम की मदद से जब छानबीन की तो उसे इतना ही पता चला कि विश्व में ये कोई एक डाक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि इनकी संख्या 7 थी और 7 के साथ दुनिया के 6 महाद्वीपों पर सक्रिय थी। इनमें से 2 तो सिर्फ एशिया में ही स्थित थी। इससे ज्यादा जानकारी शौर्य को पता नहीं चली। शौर्य ने इसीलिए आद्या को आज यहाँ बुलाया था ताकि वह जाकर इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता कर सके। आद्या ने कुछ दानव सेवकों को पकड़ा था और जब शौर्य ने डाक ऑर्गेनाइजेशन की बात की तो उसे तुरंत याद आया कि एक केनिची नाम का दानव सेवक किसी निंजा कबीले की बात कर रहा था जो कि एक डाक ऑर्गेनाइजेशन थी। आद्या ने तुरंत शौर्य से ये जानकारी साझा की और ये सुनकर शौर्य को समझ आ गया कि कल ही अपना पहला दांव बाहर की दुनिया में चलने वाला है। शौर्य ने आद्या और बाकी लड़कियों को वापस दानव आयाम पर नजर रखने के लिए भेज दिया और खुद उस घर के अंदर से बाहर निकल आया। उसके बाहर आते ही उसके सामने आसमान से अद्विका नीचे उतरी। अद्विका को देखते ही शौर्य बोला, मेरी जान, आज कितने नमूने मारे गए। ये सुनकर अद्विका ने हमेशा की तरह अपनी नाक को एक बार लेफ्ट और बाद में राइट में मोड़ दिया और बोली, कहाँ इन नमूनों की मैं गिनती करते बैठूंगी। वो सब कुछ करने से पहले ही मारे गए। और वो राजकुमार तो इतना फट्टू निकला कि बेचारा कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। आखिर में ध्वनिल और धीरेंद्र ने उसे बांट कर खा लिया। ये सुनकर शौर्य ने नामे अपनी गर्दन हिलाई, फिर उसने कुछ सोचा और उन 5 को साथ लेकर दानव आयाम की तरफ बढ़ गया। दानव आयाम के पास आते ही शौर्य ने चारों बच्चों को और अद्विका को देखकर कहा, मैं तुम चारों को एक खास काम देना चाहूंगा। तुम्हें इसे किसी को भी भनक लगने से पहले करके वापस आना है। इतना कहकर शौर्य ने कई सारे ताम्रपट और आध्यात्मिक पत्थर अपने रिंग से निकाले और उन्हें उनके सामने रखा, फिर उसने उन्हें एक सारणी की रचना का ज्ञान उनके दिमाग में ट्रांसफर कर दिया। सारणी का ज्ञान मिलते ही अद्विका और बच्चे समझ गए कि उन्हें आगे क्या करना है। तभी अद्विका बोली, क्या आप मेरे साथ रक्त सम्राज्ञी को भेज सकते हो? ये सुनकर शौर्य ने तपाक से कहा, नहीं। तभी शौर्य के शरीर से रक्त सम्राज्ञी बाहर निकल आए और बोली, हाँ हाँ, जरूर जरूर दीदी, मुझे तो लगता है कि अगर मैं आपके साथ रही तो मुझे बहुत मजा आने वाला है, वरना स्वामी के पास रहकर तो मुझे जंग चढ़ जाएगा। रक्त सम्राज्ञी की बात सुनकर शौर्य का मुंह बन गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। वही रक्त सम्राज्ञी के मिलते ही अद्विका के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ गई और बोली, तुमने सच कहा, इस बार मजा तो बहुत आने वाला है। शौर्य ने अपना ध्यान फिर वापस आयाम के सील की ओर किया और उसने कुछ हाथों की मुद्राएं बनाई और सील को थोड़ा खोल दिया और अद्विका को एक छोटा सा पत्थर दिया। ये पत्थर इस सील को खोलने की चाबी था। पत्थर लेकर चारों बच्चे और अद्विका उस आयाम के अंदर प्रवेश कर गए। उनके अंदर जाते ही शौर्य ने बाहर से सील को दोबारा बंद कर दिया और बड़बड़ाया, कली बेटा, बहुत होशियार समझते हो न खुद को, अब तुम्हें ऐसा फंसाऊंगा कि तुम कभी सपने में भी इस आयाम से बाहर नहीं आ पाओगे। शौर्य ने इतना कहा और वापस ओलंपस के पर्वत श्रृंखला की ओर निकल गया। कुछ ही देर में वह नाइट्स कमांडर के सामने आ पहुंचा। शौर्य ने नाइट्स कमांडर के हाथ में भी कुछ ताम्रपट और आध्यात्मिक पत्थर दिए और उनको इस्तेमाल करने का सही तरीका समझाकर वहां से उस आयाम से बाहर निकल गया। शौर्य जब बाहर आया तो उसने आसमान में उड़ान भरी और पूर्व दिशा की ओर निकल गया। शौर्य को उस डाक ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढना था जिसको अभी अभी कली ने सक्रिय होने के लिए कह दिया था। शौर्य अपनी पूरी ताकत के साथ जापान की ओर निकल जाता है। अगले कुछ घंटों में ही शौर्य होकैडो के समुद्र किनारे उतर जाता है। आद्या के जानकारी के मुताबिक हेंजो नामक गांव के बाहरी क्षेत्र में ही ये निंजा से जुड़ी डाक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद थी।
अब शौर्य को इस हेंजो नामक गांव को ढूंढना था। शौर्य समुद्र किनारे उतर गया और वहां से मुख्य सड़क की ओर चलते हुए बाहर आया। जापान में अगर कोई भारतीय दिख जाता है तो ज्यादातर आम लोग मूड मूड कर देखने लगते हैं, क्योंकि कोई भी भारतीय तुरंत उनसे अलग दिखने लग जाता है। भारत और जापान का संबंध भी अंग्रेजों के काल से पहले का है। भारत के सुपुत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रासबिहारी बोस दोनों ने जापान के राजकीय क्षेत्र में एक डिप्लोमेटिक जगह बना ली थी। उसके बाद जापान के सरकार के साथ भारत सरकार के संबंध अच्छे थे। इसी वजह से आज भी जापान के लोग भारतीयों का स्वागत खुले मन से करते हैं। रास्ते पर जब शौर्य जा रहा था तो उसके पास एक टैक्सी ड्राइवर आकर रुक गया। उसने अपने सिर के ऊपर पगड़ी पहनी थी। उसने शौर्य को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, क्या तुम पाकिस्तानी हो या भारतीय हो? ये सुनकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए उस आदमी को हाथ जोड़कर कहा, सत श्री अकाल सरदार जी, मैं तो मुंबई से हूँ। ये सुनकर उस सरदार ने टैक्सी से बाहर आकर शौर्य के हाथ पकड़े और बोला, अजी राम राम भाई साहब, ओए ये बढ़िया बात है जी, तुसी अंदर आ जाओ जी, साड़ी गड्डी विच बैठ जाओ, हम आपको पूरा जापान घुमा देंगे। वैसे भी ये बहुत छोटा है। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और टैक्सी के अगली पैसेंजर सीट पर बैठ गया। शौर्य ने अंदर बैठते ही सरदार जी से उनके बारे में पूछा। सरदार जी का नाम मनिंदर सिंह था और वो यहाँ होक्काइडो में पिछले 7 सालों से काम कर रहे थे। यहाँ आकर उन्होंने पहले भाड़े की टैक्सी से धंधा शुरू किया था। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ अपनी खुद की टैक्सी की एजेंसी शुरू की। आज उनका खुद का एक भारतीय रेस्टोरेंट है और उसे उनकी पत्नी संभालती है। शौर्य ने हैरान होकर उन्हें देखा, क्योंकि सिर्फ 7 सालों में उन्होंने यहाँ आकर ये सब किया था जो करने के लिए भारत में एक इंसान की पूरी जिंदगी बीत जाती है। तभी सरदार जी ने शौर्य के बारे में पूछा। उस पर शौर्य ने बड़े ही शांति से कहा, मेरा नाम शौर्य अग्निहोत्री है, मैं एक फौजी हूँ। ये सुनकर सरदार जी शौर्य को एक बार और मुड़कर देखता है और फिर कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आपका नाम कहीं सुना है। ये सुनकर शौर्य सिर्फ मुस्कुराया। तभी सरदार जी ने अगला सवाल पूछा, आप जापान में किस लिए आए हो? क्या यहाँ आप घूमने के लिए आए हो या आप कोई रॉ एजेंट हो जो किसी मिशन पे आया है? ये सुनकर शौर्य की आंखें बड़ी हो गई और बोला, पाजी क्या आप भी मजाक करते हो? हर आर्मी वाला थोड़े ही रॉ का एजेंट होता है। मैं तो बस एक बिजनेस ग्रुप से यहाँ मीटिंग करने आया हूँ। शौर्य की बात सुनकर सरदार जी मुस्कुराते हुए बोले, ओ तो ये बात है, तो आपका बिजनेस भी है? शौर्य ने हाँ में गर्दन हिलाए और बोला, हाँ, मेरे भाई का एक छोटा बिजनेस है, उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। शौर्य ने आधा झूठ और आधा सच बता दिया। सरदार जी ने तभी अपना अगला सवाल दागा, वैसे तुसी जापान में कहाँ जाना चाहते हो? ये सुनकर शौर्य ने सोचते हुए कहा, यहाँ एक गांव है, उसका नाम हेंजो ऐसा कुछ बताया है। मुझे यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलना है जिनका बेटा मेरे भाई के हाथ के नीचे काम करता है। हेंजो का नाम सुनकर सरदार जी की आंखें अब बड़ी हो गई और वो डरते हुए बोले, शौर्य, आप किसी अंडरवर्ल्ड या याकुजा के लिए काम करते हो? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ आपको याकुजा के लोग ही मिलेंगे जो सभी तरह के इलीगल धंधे करते हैं। ये सुनकर शौर्य ने अपने दोनों हाथों को ना में हिलाया और बोला, नहीं जी, मैं कहाँ अंडरवर्ल्ड से हो सकता हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मैं एक फौजी हूँ, मुझे तो बस उस एम्प्लॉय के पिता से मिलना है क्योंकि उनके पास एक खास तरह की दवाई है। शौर्य सरदार जी को बंटे पर बंटे दिए जा रहा था और सरदार जी उसके बातों को सुनकर उस पर यकीन करने लगे थे। टैक्सी अचानक एक इंडियन रेस्टोरेंट के सामने आकर रुक गई और सरदार जी शौर्य से बोले, शौर्य, सरदा एक उसूल है, मैं हर भारतीय को अपने रेस्टोरेंट में खाना खिलाकर ही उन्हें आगे ले जाता हूँ। अब मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए गर्मागर्म खाने का इंतजाम कर देता हूँ। शौर्य ने ये सुना तो उसे मनिंदर के दिलदारी पर बहुत खुशी हुई। वह गाड़ी से बाहर निकलकर उसके पीछे पीछे रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। अंदर आते ही शौर्य के सामने एक जापानी लड़की, जिसने माथे पर सिंदूर और बिंदी लगाई थी और उसके हाथों में चूड़ियां थी और उसने पटियाला ड्रेस पहना हुआ था। शौर्य ने उस लड़की को देखा और तुरंत हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। उस लड़की ने भी शौर्य का पूरे मन से स्वागत किया और उसे खाने के टेबल पर बिठा दिया। शौर्य के बैठते ही मनिंदर बोला, शौर्य, ये सर्दी घरवाली है मियाको। 2 साल पहले मैंने इसके साथ शादी की थी और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी हिंदी बहुत अच्छी है। ये सुनकर शौर्य ने एक बार मियाको को देखा और बोला, भाभी जी प्रणाम, मेरा नाम शौर्य अग्निहोत्री है, मुझे आप शौर्य कह सकती है।
ये सुनकर मियाको भी मुस्कुराते हुए शौर्य से बोली, शौर्य भाई साहब, आपका जापान में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया। तभी मियाको ने पीछे मुड़कर जोर से कहा, सुकी भाई साहब, एक गर्मा गर्म चिकन तंदूरी और बटर चिकन बनाए। हमारे खास मेहमान आए हैं भारत से। ये सुनकर अंदर से आवाज आई, जी भाभी जी, आसी तुरंत लेके आ रियासी। तभी शौर्य ने मियाको को टोकते हुए कहा, भाभी जी रुकिए, मैं आपको ये बताना भूल गया कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो अच्छा होगा कि आप कोई अच्छा पंजाबी वेज खाना मंगवा दे। ये सुनकर अंदर से सुक्की की आवाज आई, ओह भाई तुसी फिक्र ना करो, मैं आपके लिए स्पेशल छाछ, मक्के की रोटी और सरसों का साग बना देता हूँ। और हाँ, साढ़े आलू के पराठे सबसे ज्यादा फेमस है। आप बस कुछ मिनट रुक जाओ। शौर्य ने ये सुना तो उसने सुक्की को धन्यवाद दिया और फिर अंदर का इंटीरियर देखने लगा। कुछ देर शौर्य ने इधर उधर की बात की, फिर उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और 4 आध्यात्मिक पानी की बोतल निकाली और टेबल पर रख दी। फिर शौर्य ने सुक्की, मियाको और मनिंदर और उसके एक और स्टाफ को बुलाया और उनके हाथ में वो बोतलें थमा दी। जब मनिंदर ने उस बोतल को देखा, उसे बोतल को पहचानने में देर नहीं लगी। उसने आंखें बड़ी करके शौर्य को देखा और बोला, ओ पाजी, आपको पता भी है इसकी कितनी कीमत है जापान के अंदर? मैं इस एक बोतल से ऐसा एक पूरा रेस्टोरेंट खरीद सकता हूँ। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, मनिंदर पाजी, उसकी कीमत पर ध्यान मत दो और इसे आप अभी के अभी पी लो। ये बोतलें वैसे भी मेरे पास एक्स्ट्रा थी। ये सुनकर मनिंदर सोच में पड़ गया, क्या ये बंदा इतना अमीर है जो इस दवाई को अपनी जेब में लेकर घूमता है? शौर्य ने उनकी नजरों को इग्नोर किया और अपनी पॉकेट से एक छोटी डिब्बी निकाली और मियाको को दी और बोला, भाभी जी, ये तोहफा सिर्फ आपके लिए है। उस डिब्बी को देखकर मियाको की आंखें चमक गई। आखिर कैसे ना चमकती भाई, शौर्य के हाथ का प्रोडक्ट गीतांजलि कॉरपोरेशन का टॉप ब्यूटी प्रोडक्ट था। तभी मनिंदर शौर्य से बोला, ओ शौर्य प्रा मेनू, तू एक गल दस, क्या तेरा कोई गीतांजलि कॉरपोरेशन के साथ कनेक्शन है? ये सुनकर शौर्य ठहाका लगाते हुए बोला, मनिंदर पाजी, गीतांजलि कॉरपोरेशन ही तो मेरे भाई का बिजनेस है। ये सुनते ही मनिंदर की आंखें फैल गई और हकलाते हुए बोला, तो तुम ही वो शौर्य हो, इस कंपनी के मालिक? ये सुनकर शौर्य हंसते हुए बोला, नहीं जी, अब मैं इस कंपनी का कोई मालिक नहीं हूं, अब इसे मेरा भाई संभालता है। अब मनिंदर के हाव भाव बदल गए थे। उसके बर्ताव में शौर्य के लिए इज्जत और सम्मान आ गया था। पर शौर्य ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्हें नॉर्मल रहने के लिए कहा। कुछ देर में शौर्य का खाना आया। उसने पेट भर के खाना खाया और फिर वहां से जाने के लिए निकला। तभी मियाको ने जिद करके शौर्य की अपने रेस्टोरेंट के लोगों के साथ एक सेल्फी ली और उसे सेव कर लिया। रेस्टोरेंट से मनिंदर सीधा शौर्य को अब हांजो गांव की ओर लेकर निकल गया। होकेडो से हांजो लगभग 120 किलोमीटर था। हांजो पहाड़ियों से घिरे जंगल के बीच बसा एक गांव था। पर इस गांव के अंदर हर तरफ पारंपरिक जापानी पोशाक पहने लोग हर तरफ नजर आते थे। इन सभी लोगों के चेहरे साफ साफ बताते थे कि ये लोग पूरे के पूरे याकुजा थे। उनके शरीर पर जगह जगह टैटू बने हुए दिखाई दे रहे थे। गांव के बाहर पहुंचते ही मनिंदर ने कार रोकी और शौर्य से बोला, शौर्य प्रा, मैं अपनी गाड़ी लेकर सिर्फ यहां तक ही आ सकता हूं। इसके आगे तुम्हें खुद जाना होगा। पर एक बात याद रखना, अंदर जाने के बाद तुम यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी आंख मिलाकर मत देखना, ये लोग इस वजह से मरने मारने उतर जाते हैं। ये सुनकर शौर्य ने मनिंदर को उसकी साल के लिए धन्यवाद दिया और गांव की ओर चलते हुए जाने लगा। गांव के बाहर पहुंचते ही शौर्य ने देखा कि बाहर एक ताकोयाकी का ठेला लगा हुआ था। उस ठेले के अगल बगल गुंडों जैसे दिखने वाले लोग, जिन्होंने अपने बालों को उल्टा मोड़कर सेट किया हुआ था और कुछ लोगों ने अपने बालों को अलग अलग फैंसी रंग में रंगा हुआ था, वहां बैठकर खाने का मजा ले रहे थे। शौर्य को उनकी ओर देखते हुए देखकर एक लड़का गुस्से से खड़ा हो गया और किसी कुत्ते के गुर्राने की तरह आवाज निकलते हुए बोला, नानी मिटे दायो यात्सु। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत रिप्लाई दिया, मेरी नानी यहाँ नहीं रहती। अब क्या होने वाला है इस भाषा की समस्या की वजह से? क्या शौर्य सही से उस ऑर्गेनाइजेशन का पता लगा पाएगा? क्या ये याकुजा शौर्य से पंगा लेने वाले हैं?